नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एसएमई आईपीओ सीरीज के दूसरे एपिसोड में। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे डेब्यू एपिसोड को एंजॉय बिल्कुल किया होगा। आपके सपोर्ट और फीडबैक ने हमें और भी बेहतर करने की प्रेरणा दी है। इस नए एपिसोड में भी हम वही जज्बा और जान लगाएंगे और आपको लेकर चलेंगे एसएमई आईपीओ की दुनिया के एक और सफर पर। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से दोहरा देना चाहूंगी कि आपको इस सीरीज में हर हफ्ते क्या मिलेगा। आपको मिलेगा पिछले हफ्ते का रिकैप, लास्ट वीक के एसएमई आईपीओस का ब्रीफ येट इंसाइटफुल एनालिसिस, कितने पैसे रेज हुए, सब्सक्रिप्शन नंबर्स कैसे थे और सबसे इंपॉर्टेंट लिस्टिंग डे पर परफॉर्मेंस कैसी रही, स्टॉक ऊपर गया या फिर फिजल आउट हो गया। फिर 3 नोटवर्दी आईपीओस के बारे में हम आपको बताएंगे, जहां पिछले हफ्ते के सिलेक्टेड 3 स्टैंड आउट आईपीओस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां हम उनके बिजनेस, फाइनेंशियल्स और मार्केट रिसेप्शन के बारे में बताएंगे एंड अगले हफ्ते का प्रीव्यू यानी कि नेक्स्ट वीक के अपकमिंग एसएमई आईपीओस का एक छोटा सा प्रीव्यू। क्या बिजनेस मॉडल है, क्या फाइनेंशियल्स हैं और वैल्यूएशंस कैसे हैं। समझना जरूरी है कि ये आईपीओ आपकी रडार पर होने चाहिए या फिर इन्हें इग्नोर करना बेटर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और जानते हैं आने वाले आईपीओस के बारे में। लेकिन उसके पहले हम आपको थोड़ा लास्ट वीक क्लोज हुए आईपीओस के बारे में ब्रीफ कर देते हैं। Let's talk about overview of SME IPOs closed in the past week. दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहते हैं सोलर 91 क्लीन टेक आईपीओ के रिगार्डिंग। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इनका 106 करोड़ रुपीस का आईपीओ अभी के लिए ऑन होल्ड कर दिया है। एंकर बिडिंग जो 23 दिसंबर को होने वाली थी और पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो 24 दिसंबर से शुरू होना था, अब पोस्टपोन हो गया है। सोलर मीडिया पर एलिगेशंस उठ रहे हैं कि सोलर 91 क्लीन टेक ने सिर्फ एक महीने में अपनी वैल्यूएशन 2.5x बढ़ा दी और एक एनालिस्ट जो आईपीओ मीट में शामिल हुए थे, उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि प्रमोटर्स के पास वैल्यूएशन से जुड़ी कई क्वेरीज का जवाब नहीं था। जी हां, साथ ही जैसे हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था ना, इनका बिजनेस अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग वर्किंग कैपिटल साइकिल पर डिपेंड करता है, जो कैपिटल अवेलेबिलिटी के चैलेंज क्रिएट कर सकता है। ये पॉइंट्स काफी चिंताजनक हैं, स्पेशली सेबी के रीसेंट स्ट्रिक्टर रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में, जहां फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के नए नॉर्म्स लगाए गए हैं। फिलहाल आईपीओ पर होल्ड लगा है और देखते हैं कि आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि हाल ही में क्लोज हुए न्यू मलयालम स्टील का डेब्यू कैसा रहा। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया ही था, 2018 में न्यू मलयालम स्टील अपने ऑपरेशनल एक्सपैंड किए थे एक नए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग ERW ट्यूब मिल के साथ, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 3500 मेगा टन थी, थिरसूर केरला के मैन्युफैक्चरिंग रिंग फैसिलिटी में। ये स्ट्रैटेजिक मूव कंपनी के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, जिससे गैल्वेनाइज्ड पाइप्स, ट्यूब्स और शीट्स का प्रोडक्शन शुरू हुआ, जो आज केरला के हाउस होल्ड में एक स्टेपल बन चुका है। इन गैल्वेनाइज्ड प्रोडक्ट्स का काम है रूफिंग में हीट को कम करना और लीक से बचाव देना। फिर 2019 में बढ़ते डिमांड और अपनी मार्केट प्रेजेंस को और मजबूत करने के लिए कंपनी ने एक और ERW ट्यूब मिल ऐड किया, इस बार 4000 मेगा टन की इंस्टॉल कैपेसिटी के साथ अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी में। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, इस कंपनी में कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं जो हमें एनालिसिस के दौरान मिले। न्यू मलयालम स्टील का सबसे बड़ा क्लाइंट जय हिंद स्टील प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक प्रमोटर ग्रुप एंटिटी है, कंपनी की लगभग 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है और यही जय हिंद स्टील प्राइवेट लिमिटेड उनका सबसे बड़ा सप्लायर भी है। तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को लेकर के सवाल उठाता है और सबसे बड़ी बात, इन डीलिंग्स के लिए कोई फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं है, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के कंसर्न्स क्रिएट करता है। इन रेड फ्लैग्स पर हमने डिटेल में बात की थी हमारे पिछले वीडियो में, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, जरूर देखें ताकि आपको पूरी तस्वीर क्लियर हो सके। न्यू मलयालम स्टील के इस 42 करोड़ रुपीस के एसएमई आईपीओ ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है और लगभग 50 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है और इसका क्रेडिट जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स के जबरदस्त बिडिंग को। लिस्टिंग गेन्स की अगर हम बात करें तो कंपनी के शेयर्स ने एक फ्लैट लिस्टिंग दी है। बिना टाइम वेस्ट करे अब हम सीधा बात करते हैं आने वाले 2 आईपीओस के बारे में। तो यहाँ हम
कंपनीज के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ और कुछ रेड फ्लैग्स पर नजर डालेंगे ताकि आप अपना डिसीजन और भी इन्फॉर्म्ड वे में ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। अगले हफ्ते 2 आईपीओज आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आन्या पॉलिटेक एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की, जो मार्केट से लगभग 45 करोड़ रुपीस का कैपिटल उठाने आ रही है। आन्या पॉलिटेक एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का आईपीओ पूरा ही फ्रेश इशू है, जो सब्सक्रिप्शन के लिए 26 दिसंबर 2024 को ओपन होगा और 30 दिसंबर 2024 को क्लोज होगा। इसका अलॉटमेंट फाइनलाइज होने की उम्मीद है 31 दिसंबर 2024 ट्यूसडे को। टेंटेटिवली इसकी एनएससी एमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग की तारीख 2 जनवरी 2025 थर्सडे रखी गई है। ₹2 के फेस वैल्यू पर आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया है 13 रुपए से 14 रुपए पर शेयर के बीच। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो मिनिमम एप्लीकेशन लॉट साइज है 10,000 शेयर्स, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,40,000 रुपीज। और अगर आप एचएनआई हैं तो मिनिमम 2 लॉट्स यानी कि 20,000 शेयर्स लेना पड़ेगा, जो 2,80,000 रुपीज के बराबर है। ₹44.8 करोड़ के आईपीओ प्रोसीड्स का ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से है। ₹12.69 करोड़ आन्या पॉलिटेक अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के साथ नए जंबो एचडीपीई बैग्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए यूज करेगी। देन ₹10.89 सीआर कंपनी अपनी सब्सिडरी यारा ग्रीन एनर्जी के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल करेगी। और सिमिलरली 8.5 करोड़ रुपीस वो अपनी दूसरी सब्सिडरी अरावली फॉस्फेट सब्सिडरी के वर्किंग कैपिटल और एक्सपेंशन के लिए यूज करेगी। और बचे हुए फंड्स कंपनी जनरल और लिस्टिंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए यूज करेगी। आइए बात करते हैं कि कंपनी आखिर में करती क्या है। आन्या पॉलिटेक एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और तब से लेकर अब तक अपने बिजनेस को काफी ग्रो कर चुकी है। ये कंपनी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन एंड पॉलीप्रोपिलीन बैग्स और सैक्स और ये मेनली फर्टिलाइजर को पैक करने में यूज होते हैं। साथ ही आन्या पॉलिटेक जिंक सल्फेट फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी ज्यादातर B2B स्पेस में ही ऑपरेट करती है, लेकिन उनकी B2C प्रेजेंस भी है। कंपनी का कहना है कि उनके पास मोर देन 750 लाख बैग्स पर एनम प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। एज ऑफ नाउ कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है और उनका टर्नओवर पिछले 3 सालों से लगभग 100 करोड़ रुपीस या उससे भी ज्यादा का रहा है, जिसमें ज्यादातर कंट्रीब्यूशन फर्टिलाइजर एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डिवीजन से आता है। हालांकि अगर हम उनके सुपर फॉस्फेट या एसएसपी फर्टिलाइजर जो उनकी सब्सिडी अरावली रन करती है, वो तो पिछले 2 साल से सिर्फ 15% यूटिलाइजेशन पे ही चल रही है। तो फिर भी कंपनी इस यूनिट को करंट 66,000 से 1 लाख मेगाटन तक एक्सपैंड करना चाहती है। स्ट्रेंज। आन्या पॉलिटेक की एचडीपीई बैग्स यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन से बनी हुई बैग्स फूड ग्रेन्स, शुगर, यूरिया, सीमेंट जैसी वेस्ट की बल्क पैकेजिंग में काम आती है। ये एचडीपीई बैग्स ट्रेडिशनल जूट बैग से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं, जो स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत आसान बनाती है। इसके अलावा कंपनी पीपी बैग्स भी बनाती है, जो बेसिकली पॉलीप्रोपिलीन वूवन फैब्रिक से बनती है। ये बैग्स फर्टिलाइजर्स, फूड ग्रेन्स, सीड्स, सीमेंट्स एक्सेट्रा की पैकेजिंग के लिए यूज होते हैं। पीपी वूवन फैब्रिक को टॉर्पलिन, सैक्स, FIBC, ग्राउंड कवर फैब्रिक और बिग बैग्स बनाने में भी यूज किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं उनके फर्टिलाइजर डिवीजन की। तो जैसे कि हमने बताया, आन्या पॉलिटेक जिंक सल्फेट फर्टिलाइजर्स भी प्रोड्यूस करती है, जो प्लांट्स में मौजूद जिंक डेफिशिएंसी को दूर करने में मदद करते हैं और साथ ही प्लांट्स के ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस और ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। ये फर्टिलाइजर्स यील्ड और क्वालिटी दोनों को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा आन्या पॉलिटेक जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट भी बनाती है, जिसका एप्लीकेशन वेटरनरी और पोल्ट्री इंडस्ट्रीज में पाया जाता है। ये कुछ तस्वीरें उनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की हैं। तो ये था आन्या पॉलिटेक एंड फर्टिलाइजर्स का बिजनेस। वैसे कंपनी ने अपने RHP में कहा है कि एक एक्सपीरियंस्ड टॉप मैनेजमेंट और मार्केटिंग टीम, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ देयर फैसिलिटी एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर के नीड्स का ध्यान होना उनकी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर मैं फ्रैंकली कहूं तो इस बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या फिर मोट नहीं है। ऐसा ही बिजनेस कोई भी आकर के कल खड़ा कर सकता है, यानी कि बहुत ही कमोडिटाइज्ड बिजनेस है। थोड़ी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कंपनी का 50% से ऊपर का रेवेन्यू केवल एक कस्टमर से ही आता है और ये क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क 2022 से बढ़ता जा रहा है। बेसिकली उनकी सेल्स का मेजर पोर्शन हमारे बड़े कस्टमर्स कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड और क्रिप्को फर्टिलाइजर्स लिमिटेड पर डिपेंड करता है। अगर किसी वजह से वो इन कस्टमर्स को खो देते हैं तो इनका आन्या पॉलिटेक के बिजनेस, ऑपरेशंस और फाइनेंशियल
फाइनेंशियल कंडीशन पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। एक और चीज, उनकी एक सब्सिडियरी के कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स तो थोड़े क्वेश्चनेबल लग ही रहे थे, और अब मैं आपको उनकी दूसरी सब्सिडियरी के बारे में भी कुछ स्ट्रेंज सी बात बताती हूँ फ्रेंड्स। वेल, एक फर्टिलाइजर और उसके सैक्स बनाने वाली कंपनी जस्ट बिफोर द आईपीओ एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करती है जो बायोफ्यूल पैलेट्स मैन्युफैक्चरिंग करेगी। शायद उन्होंने मार्केट को अच्छे से स्टडी किया है। आजकल नाम के आगे ग्रीन लगाने से मनचाही वैल्यूएशन जो मिल जाती है। वेल, कंपनी अपनी सब्सिडियरी यारा ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की 15,840 मेगाटन बायोमास पैलेट्स पर एनम कैपेसिटी यूनिट को सेटअप करने के लिए 9 करोड़ रुपए स्पेंड करेगी, जो टू बी ऑनेस्ट इतना ल्यूक्रेटिव बिजनेस नहीं लगता है, एज आज ये हर कोई सेटअप कर सकता है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर करेंटली 13 करोड़ रुपीस जितने के आउटस्टैंडिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑनगोइंग है। जी हाँ, कोई भी अनफेवरेबल आउटकम का कंपनी के बिजनेस पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आ सकता है। लास्ट में उनकी फाइनेंशियल्स पर चलिए थोड़ी नजर डालते हैं, क्योंकि यहां से भी हमें कोई रेड फ्लैग मिल सकता है। वेल, आन्या पॉलिटेक एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर मार्च 31, 2023 से मार्च 31, 2024 तक सिर्फ 8% बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जबरदस्त 75% से ग्रो हुआ है। और Q1 FY25 पैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द होल ऑफ FY23 पैट। और यहां ही हमारी आईब्रोज थोड़ी सी रेज हो जानी चाहिए और माइंड में क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। वेल, ये पैटर्न हम अक्सर देखते हैं आईपीओज में। कंपनीज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लीगल दायरे के अंदर ऐसा सजाती हैं जैसे शादी के पहले दुल्हन सजती है। देखने वाली बात है कि Q1 FY25 में कंपनी के EBITDA मार्जिन 900 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुए एज कंपेयर टू FY25। ऐसा तो क्या चेंज हो गया, वो भी फर्टिलाइजर सैक और फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी। हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह कंपनी के पीयर कमर्शियल सिंक बैग के ग्रॉस मार्जिन रेंज बाउंड हो रहे हैं अराउंड 26 से 28% के बीच, लेकिन उसी पीरियड में हम देख रहे हैं कि आन्या पॉलिटेक के ग्रॉस मार्जिन 18.7% से 23.75% इन FY24 एंड सीधा 31.26% Q1 FY25 में। अब या तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस इस तरह से ड्रॉप हुए हैं और कंपनी ने भी ये प्राइसेस ड्रॉप विदाउट एनी हाई कॉस्ट इन्वेंट्री को कंसीडर करें, अपने कस्टमर को पास ऑन कर लिया है, या तो फिर उनके रिलेशंस अपने सप्लायर्स के साथ बहुत ही स्ट्रांग हैं जो उन्हें माल बाकियों से एकदम सस्ते दाम में दे रहे हैं। वेल, सही मायने में देखें तो दोनों में से कोई केस नजर नहीं आ रहा है। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट जो HDPE कंटेनर्स बनाता है, उन्होंने भी अपने कॉन कॉल में कहा है कि सेलिंग प्राइस में रॉ मटेरियल प्राइस चेंजेस को रिफ्लेक्ट होते हुए 1 से 2 क्वार्टर का टाइम लग सकता है। प्लस कंपनी के उनके सप्लायर्स के साथ कोई भी लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स नहीं है जो उन्हें सस्ते रेट्स पे एक्सक्लूसिव एक्सेस दें, और ये उन्होंने खुद अपने RHP में एज अ रिस्क भी मेंशन किया है। और मान भी ले कि उनके Q1 FY25 मार्जिन्स जेन्युइन हैं, पर क्या ये सस्टेनेबल रहेंगे भी? और अगर सस्टेनेबल नहीं रहेंगे तो एक खराब रिजल्ट और स्टॉक शायद सिंगल डिजिट में आ जाएगा। और वैसे भी ये एक ₹2 फेस वैल्यू शेयर है और 12 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, जो कि काफी ज्यादा लिक्विडिटी है। हमें तो लगता है कि एक अनफेवरेबल इवेंट और आन्या पॉलिटेक का काउंटर एक लो EPS पेनी स्टॉक बन जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली ही सिटी केम इंडिया का IPO 27 दिसंबर से शुरू होने वाला है और कंपनी इसके थ्रू 12.6 करोड़ रुपीस रेज करना चाहती है। ये फ्रेश इशू होगा 18 लाख इक्विटी शेयर्स का, जिनकी फेस वैल्यू ₹10 है और इशू प्राइस ₹70 पर शेयर रखी गई है। शेयर्स BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। लॉट साइज 2000 इक्विटी शेयर्स का है और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लॉट्स 4000 शेयर्स की है। आईपीओ के प्रोसीड्स का यूज कंपनी अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, नए ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल और एक्सेसरीज परचेज करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए करेगी। ये आईपीओ 27 दिसंबर को ओपन होगा और 31 दिसंबर को क्लोज। सिटी केम इंडिया मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, बल्क ड्रग्स और फूड केमिकल्स की प्रोक्योरमेंट, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन करती है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी वाइड है, जिसमें स्पेशलिटी केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स भी शामिल हैं, जो एल्यूमिनियम, स्टील, टेक्सटाइल्स, पेपर, डेयरी, पेंट्स, डाइज, सोप मेकिंग, फूड और एडहेसिव्स जैसे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। कंपनी अपने फूड प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स को अपने प्रोप्राइटरी ब्रांड के अंडर सप्लाई करती है और इनका फोकस है एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन और सेफ बल्क डिलीवरी, जहां वो एक डेडिकेटेड टीम के साथ इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स टाइम पर और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर डिलीवर हो सके। अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की बढ़ती डिमांड और नए कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कंपनी अपने आईपीओ प्रोसीड्स से भिवांडी, मुंबई में एक नई प्रॉपर्टी एक्वायर करने का प्लान कर रही
ही है जो वेयर हाउसिंग के लिए यूज की जाएगी। उनका मानना है कि इससे उनके प्रोडक्ट्स का स्टोरेज और सप्लाई और भी आसान हो जाएगा। बाकी के 4.17 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी 10 ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स बाय करने में करने वाली है और रिमेनिंग अराउंड 2.8 करोड़ का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जैसे R&D, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किए जाएंगे। तो चलिए अब थोड़ा इनके फाइनेंशियल्स पर नजर डाल लिया जाए। देखिए दोस्तों, जो इंडस्ट्री में सिटी कैम काम करती है ना, वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव, अनऑर्गेनाइज्ड और फ्रैगमेंटेड है। यहाँ कई स्मॉल और मीडियम साइज्ड कंपनीज और एंटिटीज काफी एक्टिवली काम कर रही हैं, जिसकी वजह से इनका कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों के साथ है। ये हमें बताता है कि कंपनी के पास कोई भी बार्गेनिंग पावर नहीं है, स्पेशली जब हम देखें कि इनकी सिर्फ 1 से 3 कस्टमर्स और 1 से 3 सप्लायर्स हैं। और इसके बावजूद कंपनी ने FY24 में अपने मार्जिन्स 2.79% से लेकर 9.14% इंप्रूव किए हैं, ऐसा बताया है। एंड इन द सेम पीरियड उनके रेवेन्यूज डीग्रो हुए हैं। मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी के Q1 FY25 में EBITDA मार्जिन्स 25% क्रॉस कर जा रहे हैं। और ध्यान रहे, कंपनी एक ट्रेडिंग बिजनेस में है और ये इंडस्ट्री हाईली अनऑर्गेनाइज्ड और फ्रैगमेंटेड है। और आप इनके रिसीवेबल डेज, इन्वेंट्री डेज और डेज पेबल सिर्फ पे नजर डालिए। फुल ईयर बेसिस पर करीब 1400 डेज का क्रेडिट पीरियड कौन सा सप्लायर देता है भला? और कंपनी भी किसी को 2 साल के क्रेडिट पीरियड कैसे दे सकती है, वो भी ऐसे सिंपल बिजनेस में? वेल, डेज पेबल का कहीं ना कहीं कुछ जवाब हमें मिल जाता है उनके इस डिस्क्लोजर से, जहां सिटी कैम ने कहा कि उनकी ग्रुप कंपनी HM मेगा ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड के साथ मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते आए हैं और होते भी आएंगे। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि उनका अच्छा खासा सप्लाई इस ग्रुप कंपनी से आता है। ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है दोस्तों। और तो और कंपनी और उनके डायरेक्टर्स के ऊपर क्रिमिनल टैक्स प्रोसीडिंग्स के अलावा और भी कई लीगल केसेस आउटस्टैंडिंग है। वेल दोस्तों, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने 2 सून टू बी क्लोज्ड SME IPOs के बारे में बात की। आन्या पॉलिटेक और सिटी कैम इंडिया दोनों ही कंपनीज अपने रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं, लेकिन उनके ऑपरेशनल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखते हुए कुछ रेड फ्लैग्स सामने जरूर आए हैं जो हमें कॉशियस बनाते हैं। वेल, हमारी सलाह ये होगी कि आप इन IPOs के लिए अपनी तरफ से डिटेल्ड रिसर्च करिए और सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए। इन्वेस्टिंग में हमेशा सूझबूझ और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव काफी जरूरी होती है। वेल, आपका क्या विचार है? इन IPOs को आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट्स में बताइएगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.